हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीबी के इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपने शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी एक बारी जाकर ज़रूर देख लेना। आज इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और वर्किंग कैपिटल असेसमेंट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस मेथड। इस मेथड को टंडन कमेटी ने 1974 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। और इस मेथड का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिलीवरी है इसे इम्प्रूव किया जा सके, यानी कि अच्छे तरीके से इंडस्ट्रीज को लोन वगैरह दिया जा सके। ये जो कमेटी है वो यहाँ पर जोर देती थी बैंकों के ऊपर कि आप जब क्रेडिट दोगे ना, यानी कि आप जब लोन दोगे तो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो क्रेडिट असेसमेंट करनी, यानी कि सामने वाली कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है उसके हिसाब से आपको जो है वो लैंडिंग करनी है, रादर देन की सिक्योरिटी बेस्ड लैंडिंग। यानी कि सिक्योरिटी आप ले रहे हो वो अच्छी बात है, पर आप सिर्फ सिक्योरिटी के बेस पर ही लैंडिंग कर रहे हो तो वो सही चीज़ नहीं है। तो आपको कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है, फिर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो लैंडिंग करनी है। तो इसका एम बेसिकली यही था कि जो बैंक बोरविंग्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है ना कंपनीज की, उसे यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके और बिजनेसेस को एनकरेज किया जाए कि वो इंटरनल फंड्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें, यानी कि वो इंटरनल फंड से ही अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल करें। कुछ बाकी बच जाए तो वो बैंक से बोरविंग कर सकते हैं, पर सारा का सारा बैंक से ही बोरविंग करें ये सही बात नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो देखो, जो MPBF है यानी कि मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस मेथड है, ये ना एक्सेस इन्वेंट्री रिसीवेबल बिल्डअप पे लिमिट लगाता है। यानी कि जो कंपनीज है वो एक्सेस में ना तो इन्वेंट्री को होल्ड करके रख सकते हैं और ना ही रिसीवेबल्स को अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। और ये जो है लीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को भी प्रमोट करता है। लीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है? तो बेसिकली देखो, इस तरह की मैनेजमेंट के अंदर जो कंपनी होती है वो ऑप्टिमल ऑप्टिमल वे में वर्किंग कैपिटल को यूज करती है, यानी कि जितनी उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है उतना ही वो वर्किंग कैपिटल का यूज करते हैं, ना तो ज्यादा ना ही कम। और ये बिजनेस को यहाँ पर एनकरेज करती है कि वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही वर्किंग कैपिटल को अरेंज करें और बैंक से कम बोरविंग करें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं हमारे MPBF असेसमेंट की, यानी कि जब हमें मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करना होता है ना, तो इन सभी कंपोनेंट्स को हमें कंसीडर करना होता है। वो कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले है रॉ मटेरियल होल्डिंग, इसके लिए हम एवरेज मंथली कंजम्पशन देखते हैं। फिर स्टॉक इन प्रोसेस, इसके लिए हम मंथली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेक करते हैं। फिनिश गुड्स, यहाँ पर मंथली कॉस्ट ऑफ सेल्स चेक की जाती है और रिसीवेबल मंथली ग्रॉस सेल्स जो है वो चेक की जाती है। ठीक है, और इन कंपोनेंट्स की हेल्प से हम मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस को कैलकुलेट कर पाते हैं, यानी कि असेस कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर लैंडिंग मेथड्स। ठीक है, तो देखो, जब हम मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस को कैलकुलेट करते हैं तो बैंक कितना फाइनेंस देगा उसे कैलकुलेट करने के ना तीन मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, और इन तीन मेथड्स का यूज करके ही बैंक जो है वो लैंडिंग करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक टेबल है जिसके अंदर आपका मेथड है, फिर बोरवर का कंट्रीब्यूशन है कि बोरवर कितना कंट्रीब्यूशन करता है वर्किंग कैपिटल के लिए, फिर करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहला आपका आता है यहाँ पर फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग। देखो, फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग के अंदर एक बैंक कंपनीज को कहता है कि आपका जो टोटल वर्किंग कैपिटल गैप है ना, उसका 25% आप खुद से कंट्रीब्यूट करो। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल गैप क्या है इसे समझ लीजिए। तो देखो, आप जब किसी कंपनी के करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हो और करंट लायबिलिटीज में से जो बैंक फाइनेंस होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हो, यानी कि करंट लायबिलिटीज के अंदर आप बैंक फाइनेंस को इंक्लूड नहीं करते हो, तो जो डिफरेंस होता है वो आपका वर्किंग कैपिटल गैप होता है। जैसे एक कंपनी के जो करंट एसेट्स है वो 2.5 लाख है और करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस वो है 1.5 लाख, तो डिफरेंस कितना होगा? 1 लाख। तो ये जो 1 लाख है वो वर्किंग कैपिटल गैप है। तो जो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग है ना, वो कहता है इस वर्किंग कैपिटल गैप का 25% के इक्वल जो है वो बॉर्बर खुद कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि 25,000 रुपये बॉर्बर खुद कंट्रीब्यूट करेगा और बाकी का जो 75% है, यानी कि 75,000 रुपीज, वो बैंक जो है वो लोन की फॉर्म में बॉर्बर को दे देगा। ठीक है,
और इस मेथड के अंदर एक कंपनी को तभी यहाँ पर लोन मिलता है अगर उसका जो करंट रेशियो है वो 1.17:1 होगा, ठीक है। यानी कि करंट लायबिलिटीज अगर ₹1 है तो उसकी करंट एसेट कम से कम 1.17 होनी चाहिए। और ये एप्लीकेबल होता है सिक और वीक यूनिट्स के ऊपर, यानी कि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है ऐसी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। फिर आता है आपका यहाँ पर सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग। सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग कहता है कि एक कंपनी को ना अपने टोटल करंट एसेट्स के 25% के इक्वल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यानी कि एक कंपनी के पास जितने भी टोटल करंट एसेट्स है ना, उसके 25% के इक्वल कंपनी खुद से जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे अगर एक कंपनी की जो टोटल करंट एसेट्स है वो है 2,50,000 रुपए, ठीक है। तो अगर हम इसका 25% निकालें 2,50,000 रुपए का, तो ये आपका यहाँ पर 62,500 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैसा है वो कंपनी खुद से कंट्रीब्यूट करेगी और बाकी का जो पैसा बचा है वो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, ठीक है। सिंपल सा मेथड है। तीसरा हमारा ये जो मेथड है ये तभी एप्लीकेबल होता है अगर कंपनी की जो करंट रेशियो है वो कम से कम 1.33:1 हो, और इस मेथड को ज्यादातर बैंक जो है वो प्रेफर करते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग। थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग क्या कहता है, तो देखो थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग कहता है कि कंपनी के जो कोर करंट एसेट्स है ना, उसके 100% के इक्वल जो है वो कंपनी खुद से कंट्रीब्यूट करेगी, और बाकी के जो अदर करंट एसेट्स है उसके 25% के इक्वल कंट्रीब्यूट करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी है, उसके जो टोटल करंट एसेट्स है वो है 2,50,000, जिसमें से 1,50,000 रुपये जो है वो कोर करंट एसेट्स है और 1 लाख रुपए अदर एसेट्स है, ठीक है। तो थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग के अकॉर्डिंग ये जो कोर एसेट्स है इसके 100%, यानी कि 1,50,000 रुपए तो कंपनी खुद से कंट्रीब्यूट करेगी ही, साथ के साथ ये जो अदर करंट एसेट्स है इसका भी 25%, यानी कि 1 लाख का 25% कितना होगा, 1,25,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,75,000, ठीक है। और बाकी का हिस्सा जो है वो बैंक से फाइनेंस बैंक के थ्रू जो है वो लोन के थ्रू ले सकती है। और जो करंट रेशियो होना चाहिए वो 1.33:1 से ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि इसको ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लिमिट्स लगाती है। तो अब इन मेथड्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला आपका फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग। तो इस फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग क्या कहता है कि जो वर्किंग कैपिटल गैप है कंपनी का उसके 25% के इक्वल कंपनी खुद कंट्रीब्यूट करेगी, और बाकी का जो 75% है वो बैंक जो है वो कंट्रीब्यूट कर देगी, और जो करंट रेशियो है वो कम से कम 1.17:1 होना चाहिए, और ये सिक और वीक बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब प्रैक्टिकली हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं, तो कंपनी की जो टोटल करंट एसेट्स है वो है 370 लाख। अदर करंट लायबिलिटीज जो है वो है 150 लाख। अदर करंट लायबिलिटीज का मतलब है इसके अंदर हमने बैंक फाइनेंस को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो अगर हम वर्किंग कैपिटल गैप निकालें तो आपको 3,70,000 में से 1,50,000 माइनस करना है, तो ये आपका 220 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 220 लाख, ठीक है। अब ये आपका वर्किंग कैपिटल गैप है, तो इसका आप 25% अगर निकालो, वैसे तो कैलकुलेट किया हुआ है फिर भी हम निकालते हैं, तो ये 220 इंटू 25% डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 55 लाख, ठीक है। और बाकी का जो 75% हिस्सा है वो 165 लाख है, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग। तो यहाँ पर बोला गया है कि टोटल करंट एसेट्स के 25% के इक्वल जो है वो कंपनी खुद से कंट्रीब्यूट जो है वो करेगी, और जो मिनिमम करंट रेशियो है वो 1.33:1 जो है वो होना चाहिए। पर ये जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव जो है वो मानी जाती है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो देखो टोटल करंट एसेट है 3,70,000। अदर करंट लायबिलिटीज जो है वो 150 लाख है, और बॉर्वर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो 25% है, 3,70,000 का, ठीक है। तो 370 का अगर आप 25% निकालो तो ये आपका 92.5 लाख हो जाता है, ठीक है। तो आप राउंड ऑफ करके 92 लाख यहाँ पे जो है वो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैंक फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन जो है वो निकाले तो वो कितना होगा, 120 लाख। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपको बैंक का फाइनेंस निकालना हो ना कि बैंक कितना मैक्सिमम लोन देगा, तो टोटल करंट एसेट में से पहले तो अदर करंट लायबिलिटीज माइनस करो, फिर उसके बाद जो बोरवर का कंट्रीब्यूशन उसे माइनस करो, उसके बाद जो हिस्सा बच गया वो आपका बैंक फाइनेंस जो है वो होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग। यहाँ पर जो बोरवर है वो कोर करंट एसेट्स के 100% के इक्वल कंट्रीब्यूट करता है, और अदर करंट एसेट्स के 25% के इक्वल जो है वो कंट्रीब्यूट
करता है। और ये जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव जो है वो माना जाता है, इसलिए इसको ज़्यादातर बैंक्स जो है वो यूज़ नहीं करती हैं। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो टोटल करंट एसेट 370 लाख, कोर करंट एसेट जो है वो 95 लाख है। ठीक है, और अदर करंट एसेट जो है वो 275 लाख है। अदर करंट लायबिलिटी जो है वो 150 लाख है। बॉरोवर कॉन्ट्रीब्यूशन हमें अगर निकालना हो तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले देखो पहली चीज तो आपको पता है कि 95 लाख तो बॉरोवर कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये 100% ऑफ कोर एसेट। ठीक है, तो ये 95 लाख तो अलग से हो गया। उसके बाद ना जो अदर करंट एसेट्स हैं जो कि 275 लाख है, उसका 25% आपको जो है वो निकालना है। तो ये आपका आ जाएगा 68.75। ठीक है, तो आपको 95 प्लस 68.75 को ऐड करना है, तो ये आपका 163.75 लाख जो है वो हो जाएगा। ये बॉर्बर का कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको बैंक फाइनेंस निकालना है, यानी कि बैंक मैक्सिमम कितना फाइनेंस जो है वो देगा, वो कैसे निकलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो टोटल करंट एसेट्स है वो है 370 लाख, उसमें से जो अदर करंट लायबिलिटीज है वो यहाँ पर माइनस करना है 150। फिर उसके बाद जो बॉर्गर का कंट्रीब्यूशन है 163.75 ये माइनस करना है। तो अगर आप माइनस करो 370 में से 150 माइनस करो, फिर यहाँ पर 163.5 माइनस करो, तो ये आपका 56.5 लाख जो है वो आ जाएगा। 56.5 लाख जो है वो आ जाएगा, ये बैंक का कंट्रीब्यूशन जो है वो रहेगा। ठीक है, अब ये जो तीन मेथड हमने यहाँ पर पढ़े हैं इनका हम कंपैरिजन करके देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग कहता है कि 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप के, ठीक है, वर्किंग कैपिटल गैप का कंट्रीब्यूट करेगा बॉर्वर। और बैंक फाइनेंस कितना होगा 75%, और करंट रेशियो कितने हैं 1.17:1। सेकंड मेथड की बात करें तो जो टोटल करंट एसेट्स है कंपनी के उसके 25% के इक्वल बॉर्वर कंट्रीब्यूट करेगा, और सब कुछ डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचा वो बैंक दे देगा। और रेशियो कितनी होनी चाहिए 1.33:1 होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड मेथड है 100% ऑफ कोर एसेट्स, कोर करंट एसेट्स, और 25% ऑफ रियल यानी कि अदर करंट एसेट्स। और बैंक का फाइनेंस की बात करें तो जब हम करंट एसेट्स मतलब एसेट्स करंट टोटल करंट एसेट्स में से बोरोवर का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे, अदर करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो बैलेंस बचा वो बैंक जो है वो कंट्रीब्यूट कर देगा, यानी कि वो लोन की फॉर्म में दे देगा 1.3। और रेशियो कितनी होनी चाहिए 1.33:1। अब यहाँ पर हम बात करेंगे करंट बैंकिंग प्रैक्टिस फॉर MPBF। तो MPBF के लिए करंट बैंकिंग प्रैक्टिस जो है वो क्या है, तो देखो बैंकों के पास पूरी यहाँ पर जो है फ्रीडम है कि वो खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, यानी कि एक बैंक खुद से डिटरमाइन कर सकता है कि कंपनी को एक्चुअली में कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। जब यहाँ पर इन्वेंट्री और रिसीवेबल लेवल्स को असेस किया जाएगा बैंक के द्वारा, तो वो जो असेसमेंट होगी वो पास्ट 2 ईयर डाटा के बेस पर की जाएगी, और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स और ट्रेंड्स के बेस पे जो है वो की जाएगी। और जो ये जो MPBF है इसको कैलकुलेट किया जाएगा क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स और क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सिस्टम रिटर्न्स के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है असेस्ड बैंक फाइनेंस मेथड या फिर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर पहले बात करते हैं कि इसे इंट्रोड्यूस किस लिए किया गया था। तो देखो जो MPBF मेथड है ना, इसको RBI ने 1997 के अंदर विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा लिमिट्स लगा देता है बैंक के ऊपर और कंपनीज के ऊपर कि वो एक लिमिट के अंदर ही बोर्विंग कर सकते हैं, और ये लिमिट काफ़ी ज़्यादा रिजिड थे। इसके ऑपोजिट जो ABFIS बैंक फाइनेंस मेथड है, ये बैंकों को अलाउ करता है कि वो खुद से वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं बिना किसी भी फिक्स लिक्विडिटी रेशियो के, यानी कि यहाँ पर कोई लिक्विडिटी रेशियो को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल यहाँ पे जो है वो गिवन है, यानी कि बैंक चाहे जितना मर्जी वर्किंग कैपिटल लोन दे सकता है और जितना मर्जी कम वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो दे सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ की इंपॉर्टेंट फीचर्स की ABF मेथड के बारे में। तो ये जो मेथड है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, और इसके हेल्प से आप आसानी से वर्किंग कैपिटल नीड्स को असेस जो है वो कर पाते हो। और ये जो असेसमेंट की जाती है कि कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, वो बेसिकली बोरोवर की जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होती है और जो कैश फ्लोज होती है उसके बेसिस पे की जाती है, और यहाँ पर कोई भी मिनिमम करंट रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसे कैसे कंप्यूट जो है वो किया जाता है, तो बेसिकली देखो जो आपका ABF है इसको कंप्यूट करने के लिए हम बोरोवर की जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है और जो फंड फ्लो होते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, उनका एनालिसिस जो है वो करते हैं, और उसके हिसाब से जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि इनको कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। और जो भी हम कंप्यूट करते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग साइकिल, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी फैक्टर्स को कंसीडर जो है वो करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मेथड है वो है कैश बजट मेथड। कैश बजट मेथड क्या है, तो देखो कैश बजट मेथड जो है वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की एक अप्रोच होती है, यानी कि बैंक इस मेथड का यूज़ करके
आसानी से कैलकुलेट कर सकता है कि एक कंपनी को कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है? और इस मेथड के अंदर एक बैंक जो है वो बेसिकली कंपनी के जो प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं उसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी को एक्चुअल में कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फोरकास्टिंग टूल है जिसकी हेल्प से एक बैंक जो है वो बोरवर के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को आसानी से ट्रैक कर पाते हैं। और नॉर्मली ये जो ट्रैक किया जाता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है? और इसको सीजनल बिजनेस जैसे कि एग्रीकल्चर, स्कूल यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक्स और क्रैकर्स के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है इस मेथड्स को, ठीक है? तो और ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर जो कैश फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर इस मेथड का यूज़ जो है वो किया जाता है। अगर हम की एप्लीकेशंस की बात करें तो सीजनल बिजनेस के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। साथ के साथ जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर जो कैश फ्लोज होते हैं वो ओवर द टाइम वेरी करते हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जहाँ पर माइलस्टोन के बेस पर पेमेंट की जाती है वहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि कैश बजटिंग का हम क्यों यूज करते हैं। तो देखो, पीक या फिर नॉन पीक सीजन के अंदर वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ेगी उसको हम आसानी से डिटरमाइन कर पाते हैं। नॉर्मली पीक सीजन के अंदर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है एज कंपैरिजन टू नॉन पीक सीजन। ये यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, ठीक है, उसके केस में जो बोरोवर की जो रीपेमेंट कैपेसिटी उसको असेस करने में भी हेल्प जो है वो करते हैं। और ये कैश सरप्लस और कैश डेफिसिट ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि हम कैश बजट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है कैश रिसिप्ट्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि कैश इनफ्लोज को आइडेंटिफाई करना। एक कंपनी के अंदर जो कैश इनफ्लोज होते हैं वो तीन तरह की एक्टिविटीज से होते हैं। पहला फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहां पर आप लोन वगैरह लेते हो, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया या फिर आपने किसी पब्लिक से लोन ले लिया, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जहां पर आप अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपने सेल्स की है, ठीक है, या फिर डेट रियलाइजेशन हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो ना तो उससे आपको जो कैश इनफ्लोज होता है, जैसे कि इंटरेस्ट मिलना या फिर डिविडेंड इनकम वगैरह, ठीक है, जो आपको अपनी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रही है। फिर दूसरा स्टेप होता है कैश पेमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि कैश आउटफ्लोज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो जैसे कैश इनफ्लोज तीन तरह की एक्टिविटीज की वजह से होती है, वैसे ही जो कैश आउटफ्लोज होते हैं वो भी तीन तरह की एक्टिविटीज की वजह से ही होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जहां पर आप लोन की रिपेमेंट वगैरह जो है वो कर देते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जहां पर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स या फिर वेजेस वगैरह पे करते हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जहां पर आप फिक्स एसेट वगैरह जो है वो परचेज करते हो। तीसरा स्टेप होता है कि हमें नेट कैश फ्लो जो है वो कंप्यूट करना होता है। नेट कैश फ्लो कैसे कंप्यूट किया जाता है, तो देखो, हमें बेसिकली जो रिसिप्ट्स हैं और जो पेमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना होता है। जैसे अगर मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 10 लाख की रिसिप्ट हुई है, कैश इनफ्लो हुआ है, और 8 लाख के आपने पेमेंट किए, तो ये 2 लाख रुपए आपका कैश सरप्लस है, ठीक है। तो और ये जो 2 लाख है वो नेट कैश फ्लो है। नेट कैश फ्लो कैश डेफिसिट की फॉर्म में भी हो सकता है अगर आपकी पेमेंट्स बढ़ जाती है। जैसे आपकी पेमेंट 10 लाख की है और जो आपकी रिसिप्ट है वो 8 लाख की है, तो ये 2 लाख रुपए नेट कैश फ्लो है, पर ये कैश डेफिसिट होगा। फिर उसके बाद ना ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस को आप एडजस्ट करते हो आपके नेट कैश फ्लो के साथ। जैसे जो ओपनिंग कैश बैलेंस है, अगर आप उसमें नेट कैश फ्लो को ऐड करते हो तो आपका जो टोटल निकल कर आता है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है वो होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, जनवरी का मंथ है, ओपनिंग कैश बैलेंस 100 है, 100 lakhs है, इनफ्लो जो है वो 500 है, आउटफ्लो जो है वो 450 है, नेट कैश फ्लो जो है वो 50 और ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये सरप्लस कैश है और फिर सरप्लस है तो आप इसको ओपनिंग बैलेंस के साथ ऐड करोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 150 लाख। फरवरी में देखो क्या हुआ कि 150 आपके ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, और 400 आपकी यहाँ पर रिसिप्ट हुई है और 500 की आपने पेमेंट की है, तो ये जो नेट कैश फ्लो है ये माइनस में है। तो जब आप इसको ओपनिंग बैलेंस में ऐड करोगे तो ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कैश बैलेंस जो है वो सिर्फ 50 जो है वो बचेगा। ऐसे आप बाकी महीनों के कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने जो यहाँ पर 6 मेथड्स को जो है वो डिस्कस किया है, अब इसको हम आपस में जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर आपस में जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। जितने हमने टोटल प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने ये मेथड जो है वो पढ़े थे, तो ये आपका है यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड और एमपीबीएफ मेथड या फिर कैश बस्टिंग मेथड, ठीक है। सबसे पहले अप्रोच की बात करें, ये काफी सिंपलेस्ट अप्रोच है। क्यों कह रहा हूं मैं सिंपलेस्ट अप्रोच है, इसके अंदर ना आप जो आपके एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और जो आपका एक साल के अंदर जितने आपके ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं, इसकी हेल्प से आप आसानी से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को निकाल सकते हो। जैसे अगर आपका जो एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो 30 लाख है और आपका एक साल के अंदर 3 वर्किंग कैपिटल साइकिल होते हैं,
तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए की। ट्रेडिशनल मेथड ये बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का एक रिफाइनमेंट है, यानी कि इसका एक इंप्रूवमेंट है। प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड नाइट कमेटी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। और जो एमपीबीएफ एपीबीएफ मेथड है, तो टंडन कमेटी ने एमपीबीएफ मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। और एबीएफ ने बेसिकली मिनिमम लिक्विडिटी रेशियोज की जो रिक्वायरमेंट थी उसको यहाँ पर हटा दिया था। कैश बजटिंग मेथड काफी सिंपल मेथड है। अब बात करते हैं किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो ये बेसिकली स्मॉल लोन के केस में एप्लीकेबल होता है। और जो आपका यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड होता है वो यहाँ पर जो 5 करोड़ तक के वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं ना उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और उसके अंदर हम पीएटी मेथड को इंक्लूड करते हैं ताकि इन दोनों में से जो भी हायर हो उसके ऊपर हम लगा सके। फिर ये जो है, ये जो आपका मेथड है प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड, ये वर्किंग कैपिटल अप टू 5 करोड़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसके ऊपर आपका एमपीबीएफ मेथड या फिर एबीएफ मेथड एप्लीकेबल होता है। और ये जो कैश बस्टिंग मेथड होता है वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री बिजनेस के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर पीएटी नहीं एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बेसिस की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसके बेसिस, उसकी लेंथ क्या है उसके बेसिस पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को निकाला जाता है। और यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल साइकिल के जो ईच कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड या फिर रिसीवेबल का रियलाइजेशन पीरियड, उनका जो लेंथ होता है उसके बेस पर कैलकुलेट किया था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर होती है उसके बेसिस पे वर्किंग कैपिटल को जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेजर जो है वो किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्वेंट्री और रिसीवेबल का जो होल्डिंग लेवल है उसके बेस पर डिटरमाइन किया जाता है। और यहाँ पर कैश डेफिसिट जो है वो कैश फ्लो के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। कंपटीशन ऑफ लिमिट की बात करें तो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के साथ, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो यहाँ पर देखो जो आपका यहाँ पर करंट एसेट्स है ना उसका जो एग्रीगेट है उसमें से, मतलब टोटल करंट एसेट्स में से आपको सबसे पहले क्रेडिट अवेलेबल को माइनस करना है, फिर नेट वर्किंग कैपिटल को माइनस करना है। और यहाँ पर आपका जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हम निकल कर आ जाएगा। प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर के अंदर माना गया कि जो एनुअल टर्नओवर है उसका 20% जो है वो बैंक जो है वो देगा कंपनी को लोन देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो एमपीबीएफ एबीएफ मेथड है, ये बेसिकली यहाँ पर जो एमपीबीएफ है वो तो 1.33 लिक्विडिटी रेशियो के बिहार पर जो है वो लोन देता है। हालांकि एबीएफ के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पीक लेवल के अंदर कैश डेफिसिट होता है तो वहां पर जितना भी कैश डेफिसिट होता है उतना लोन जो है वो कंपनी को मिल जाता है। फिर आता है आपका यहाँ पर मार्जिन बोरोवर कंट्रीब्यूशन, ये इसको फिक्स करता है बैंक, इसे भी फिक्स करता है बैंक। और यहाँ पर मार्जिन जो है वो पहले से फिक्स रहता है 5% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। और यहाँ पर मार्जिन की बात करें 25% ऑफ करंट एसेट, ये सेकंड मेथड था जो हमारा उसका है। और यहाँ पर जो मार्जिन है उसको ऑलरेडी कैश रिसिप्ट की फॉर्म में फैक्टर जो है वो कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, ठीक है। तो आरबीआई ने यहाँ पर आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस जो है वो दी गई थी। और ये जो गाइडेंस थी वो बेसिकली नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। और ये जो गाइडेंस है वो बैंकों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने हिसाब से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन गाइडेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब की फीचर्स की अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को फाइनेंसिंग कैसे यहाँ पर बैंक जो है वो प्रोवाइड करती है। सबसे पहले देखो, अगर किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर आईटी कंपनी को बैंक वर्किंग कैपिटल लोन दे रही है तो वो उस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो चेक करेगी, साथ ही साथ मैनेजमेंट इवोल्यूशन करेगी कि जो प्रमोटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, ग्रुप एफिलिएशन क्या है, मैनेजमेंट टीम कैसा जो है वो काम कर रही है। और इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही इस कंपनी को लोन सैंक्शन किया जाएगा। अगर हमारे स्मॉल बॉर्बर्स हैं जिन्होंने अप टू 2 करोड़ तक वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो ली हुई है, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो बेसिकली प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 20% जो है वो रहेगा, यानी कि 20% के इक्वल बैंक जो है लोन दे देगा। लार्ज बॉर्बर के केस में जो एमपीवीएफ मेथोडोलॉजी है वो यहाँ पर अप्लाई होती है, तो यहाँ पर हम अप्लाई होती है। साथ ही साथ ना हम मंथली कैश बजट सिस्टम का भी यूज जो है वो करते हैं। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैंक जो है वो रीजनेबल प्रमोटर मार्जिन को स्टिपुलेट जो है वो कर सकता है, रीजनेबल प्रमोटर मार्जिन की कि जो ठीक लगेगा बैंक को वो कर सकता है। कोलैटरल सिक्योरिटी की बात करें तो बैंक को जो है अवेलेबल करंट एसेट्स के ऊपर फर्स्ट या फिर सेकंड चार्ज जो है वो क्रिएट करना जरूरी है और उसे रजिस्टर करवाना भी जरूरी है, ताकि अगर कंपनी लोन का पैसा वापस ना करे तो जो बैंक है वो इन करंट एसेट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर पाए। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो रेगुलर लैंडिंग रेट जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, के लिए यहाँ पर कंसेशन जो है वो अवेलेबल होते हैं। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के अंदर प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर बैंक जो है वो कस्टमाइज फॉलोअप सिस्टम को जो है वो यूटिलाइज करता है
और क्वार्टरली कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेस पर जो है वो वर्किंग कैपिटल नीड्स को असेस जो है वो करता है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल। अगर मान के चलिए कि कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या फिर आईटी कंपनी है, उसको हम एडुकेट वे में वर्किंग कैपिटल अगर नहीं देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले देखो, वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की हेल्प से ही वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाता है, ठीक है, और सेल्स वगैरह जो है वो कर पाता है। तो एडुकेट वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन को इंश्योर करता है, साथ के साथ ये लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखता है, सॉल्वेंसी को भी मेंटेन करके जो है वो रखता है। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि इन एडुकेट वर्किंग कैपिटल के क्या यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहले देखो, एक जो कंपनी है वो कभी भी अपने कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज नहीं कर पाती, क्योंकि देखो उसके पास पैसा कम है। जैसे एक कंपनी है, अगर वो एक साल के अंदर 100 सॉफ्टवेयर बना सकती है तो ये इसकी 100% कैपेसिटी हो, और एक कंपनी को 100% कैपेसिटी के ऊपर काम करना चाहिए। पर मान के चलिए कि इसके पास सिर्फ वर्किंग कैपिटल इतनी ही अवेलेबल है कि वो सिर्फ 50 सॉफ्टवेयर ही बना सकती है, यानी कि वो सिर्फ 50% कैपेसिटी को ही यूटिलाइज करिए, बाकी का 50% वैसे का वैसा ही रह रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास फंड्स नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि जो आपका वर्किंग कैपिटल की कमी होने की वजह से जो प्रोडक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद कैश डिस्काउंट भी नहीं मिलते, क्योंकि देखो अगर कोई पर्सन अ, जैसे अगर आप कोई सामान खरीदते हो और कैश पेमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। पर अगर आप वो सामान खरीदते हो कुछ टाइम के बाद आप पेमेंट करते हो, जैसे 3-4 महीनों के बाद, तो वहाँ पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल जो है वो होता है, तो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हायर कॉस्ट ड्यू टू मिस सप्लायर डिस्काउंट, क्योंकि बिजनेस कैश पेमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि क्योंकि उसके पास कैश है ही नहीं, जिसकी वजह से सप्लायर डिस्काउंट को मिस कर देता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर मिस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कंपनी जो है वो कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी जो है वो मिस कर देती है। क्यों? क्योंकि देखो उसके पास पैसा नहीं है, तो कंपनी अपनी सेल्स को जो है वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही, और जब वो सेल्स को एक्सपैंड नहीं करेगी तो बहुत सारी ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी जिसको वो एक्वायर कर सकती थी, पर फंड्स की कमी की होने की वजह से वो उन्हें एक्वायर नहीं कर पाई। उसके बाद क्रेडिट सेल के ऊपर ज़्यादा रिलायंस होने की वजह से उनकी जो कैश सेल्स होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनके पास भी कैश की कमी जो है वो रहती है। हाई इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अब क्योंकि देखो कंपनी के पास पैसा नहीं है तो उसे हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंकों से जो है वो बोरविंग करनी पड़ती है, और जब वो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंकों से बोरविंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पड़ता है, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। सॉल्वेंसी रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि देखो लो लिक्विडिटी है तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल जो है वो ना कर पाए। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी भी आ जाती है, क्योंकि डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि वेजेस पे करने में डिफिकल्टी आती है, बिल्स की पेमेंट करने में डिफिकल्टी आती है। एसेट यूटिलाइजेशन भी काफी ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं, तो आप एसेट को 100% कैपेसिटी के साथ यूटिलाइज कर ही नहीं पाते हो, और एसेट्स आपके अंडर यूटिलाइज रह जाती है, जिसकी वजह से फिक्स एसेट के ऊपर जो आप रिटर्न कमाते हो वो भी कम होती है। जैसे अगर आप किसी एसेट को 50% कैपेसिटी पे ही यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको जो रिटर्न भी मिलेगा वो 50% ही मिलेगा। पर अगर आप एसेट को 100% कैपेसिटी के साथ यूज करते हो तो आपको रिटर्न भी 100% ही मिलता है। बिजनेस ग्रोथ भी आपकी स्टैग्नेट हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, क्योंकि आपके पास वर्किंग कैपिटल है नहीं, तो आप प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर नहीं सकते हो, आपके पास पैसा ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ भी कम हो जाती है और बिजनेस ग्रोथ रुक सी जाती है। रेपुटेशन की भी लॉस होती है। अगर एक कंपनी जो है वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाती है, फुलफिल नहीं कर पाती है, तो उसकी जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो कम हो जाती है, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ जाता है कंपनी के ऊपर से, बैंकों का भी भरोसा उठ जाता है, जिससे फंड मिलना कंपनी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखो अगर आपको कम वर्किंग कैपिटल मिल रही है तो उसका भी नुकसान है, पर अगर आपको एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल मिल जाती है ना बैंक से तो उसका भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि देखो अगर टू मच वर्किंग कैपिटल बैंक ने प्रोवाइड कर दी ना किसी भी कंपनी को, तो वो क्या करेगी, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करेगी। देखो अगर आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा है ना तो आप उसकी कदर नहीं करते हो, आप उसको गलत तरीके से जो है वो यूटिलाइज जो है वो करते हो, एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज नहीं करते हो। पर अगर कोई चीज आपके पास कम है तो आप उसका एफिशिएंसी के साथ यूज करते हो। जैसे इंडिया की ही बात कर लो, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की कमी है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की दिक्कत है ही नहीं, वहां पर खुला पानी है। तो जहां पर पानी की दिक्कत नहीं है लोग पानी को अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, इनएफिशिएंसी भी कर रहे हैं, वेस्ट भी कर रहे हैं। पर जहां पर पानी की कमी है लोग वहां पर सोच समझकर पानी का यूज जो है वो कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल आ जाएगी तो आप एफिशिएंट तरीके से उसे मैनेज नहीं करोगे, ठीक है।
अब एक्सेस वर्किंग कैपिटल लिमिट के यहाँ पर क्या-क्या जो है वो नुकसान है, उसको थोड़ा-सा अगर हम डिस्कस कर लें, तो देखो, जो कंपनी है अगर उसके पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है, तो वो अननेसेसरी इन्वेंटरी को होल्ड करके रख लेगी। जिससे क्या होगा कि एक तो इन्वेंटरी को मिसहैंडल किया जाएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंटरी को होल्ड करके रखोगे, तो उसे मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। चोरी का भी खतरा होता है, वेस्टेज की खतरा होती है, और ये भी होता है कि क्या पता इन्वेंटरी जो है वो ऑब्सोलीट ही हो जाए, ठीक है? क्रेडिट पॉलिसीज़ भी आपकी लूज़ हो जाती है, क्योंकि आपके पास पैसा होता है, तो आप जो रिसीवर्स हैं उनको कलेक्ट करने की जो पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी लिबरल बना देते हो, जिससे आप बायर्स को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देते हो, और ज़्यादा टाइम आप बायर को दोगे तो यहाँ पर बैड डेट होने शुरू जो है वो हो जाते हैं, और आपको फाइनेंशियल लॉस होते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। देखो, मैनेजमेंट के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा ना, तो वो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेगी। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजीज नहीं बनाएगी, जिससे कॉस्ट कंट्रोल डिसिप्लिन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, अगर बिजनेस के पास एक्सेस में फंड्स पड़े हुए हैं ना, तो वो गुड्स को स्पेकुलेट कर सकती है, यानी कि गुड्स को स्पेकुलेशन के लिए वो ओवर स्टॉक कर सकती है, जिससे वो अपने पास ज़्यादा स्टॉक जो है वो स्टोर करके रख लेगी, पर जैसे ही डाउन टर्न आएगा उसकी सेल्स कम हो जाएगी, और समय के साथ उसका जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा। अनस्टेबल डिविडेंड, तो लिबरल डिविडेंड पॉलिसीज में यहाँ पर कंपनी यूज करने लग जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड जो है वो पे करना स्टार्ट कर देती है वो अपने शेयर होल्डर्स वगैरह को, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे ड्रॉइंग पावर इन वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स। तो वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ड्रॉइंग पावर क्या होती है? तो देखो, ड्राइंग पावर को एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। तो मान के चलिए यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लिया 5 लाख रुपए का, ठीक है? तो बैंक ने एक अकाउंट इसे अलॉट कर दिया, जिसको हम वर्किंग कैपिटल अकाउंट कहेंगे, और इसके अंदर 5 लाख रुपए जो है वो डाल दिया। अब ये जो पर्सन है वो जितना मर्जी इस अकाउंट से पैसा जो है वो निकाल सकता है, ठीक है? जितना मर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो 100 लाख रुपीज निकाल सकता है, नहीं। जितनी इसकी ड्राइंग पावर है, जैसे इससे बोला गया कि आपकी ड्राइंग पावर है कि आप मैक्सिमम 5 लाख ही यहाँ पर विड्रॉ जो है वो कर सकते हो। तो ये जो 5 लाख है, यही इसकी ड्राइंग पावर है, ठीक है? तो ड्राइंग पावर बेसिकली डिटरमाइन करता है कि एक बॉर्बर जो है वो वर्किंग कैपिटल अकाउंट से मैक्सिमम कितना फंड जो है वो विड्रॉ करवा सकता है। बैंक इंश्योर करता है कि जो डीपी है वो हमेशा करंट एसेट्स की वैल्यूएशन के बाद ही डिटरमाइन की जाए, यानी कि जितनी करंट एसेट्स है उतनी ही यहाँ पर डीपी जो है वो डिसाइड की जाए, ठीक है? ताकि बैंक के पास सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल हो। जो स्टॉक स्टेटमेंट्स का यूज किया था डीपी कैलकुलेशंस के लिए, तो वो 3 महीनों से ज्यादा पुरानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर डीपी से रिलेटेड आरबीआई ने कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी थी सर्कुलर में 2014 के अंदर। तो जो स्टॉक स्टेटमेंट्स हैं वो करंट होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए, और 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो ओल्डर स्टॉक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम डीम्ड इरेगुलर अकाउंट जो है वो मान लेते हैं। इसीलिए हमें करंट और अपडेटेड स्टॉक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होते हैं। कंजोर्टियम लैंडिंग के अंदर ध्यान रखना है कि जो डीपी एलोकेशन है वो प्रो राटा बेसिस के ऊपर जो है वो अलॉट की जाती है, ठीक है? तो प्रो राटा बेसिस क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए। देखो, अगर हम कंजोर्टियम लैंडिंग की बात करें, तो इसमें मल्टीपल बैंक मिलकर एक साथ किसी सिंगल बॉर्गर को लोन देती है। जैसे एक ए बी और सी बैंक है, एक एक्स पर्सन है, तो एक्स पर्सन ने 100 करोड़ का लोन लिया। तो ए बैंक के पास ये गया, तो ए बैंक बोलता है कि मैं तो 100 करोड़ का लोन नहीं दे सकता हूँ अकेला। तो इसने बी और सी को मिलाया साथ में, और तीनों ने मिलकर इसको 100 करोड़ का लोन दिया, वर्किंग कैपिटल। अब ड्राइंग पावर जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि एक बैंक ने जितना यहाँ पर एक्सपोजर दिया, जैसे इसने ए बैंक ने 50% दिया है, ए बैंक ने बी बैंक ने 30% और सी बैंक ने 20% का। तो जो ड्राइंग पावर है वो इसी के द्वारा जो है वो एलोकेट की जाएगी प्रोराटा बेसिस पे, ठीक है? तो बैंक ए से जो कस्टमर है वो 50% विड्रॉ करवा सकता है, ठीक है? 50% ड्राइंग पावर होगी, बी से 30% और सी से 20%। अगर हम यहाँ पर मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट की बात करें, देखो, मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के अंदर एक इंडिविजुअल कस्टमर जो है वो मल्टीपल बैंक के पास जाकर इंडिपेंडेंटली उनसे जो है वो लोन लेता है। तो जब मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, तो वहां पर जो डीपी मैथोलॉजी होती है, यानी कि ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करने की जो मैथोलॉजी होती है, वो सभी लैंडर्स में सेम होनी चाहिए, यानी कि सभी बैंक सेम मैथोलॉजी का यूज करके ड्राइंग पावर को कैलकुलेट जो है वो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, ठीक है? तो ये जो लोन सिस्टम है वो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ताकि जो आपका यहाँ पर लार्ज वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है उसको डिसिप्लिन किया जा सके, यानी कि जो लार्ज बॉर्गर्स हैं जो लार्ज अमाउंट में वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं, उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है वो किया जा सके, ठीक है? तो अगर हम इस लोन सिस्टम की बात करें, तो इस लोन सिस्टम के अंदर जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है ना, उसको लोन्स और कैश क्रेडिट फैसिलिटी में स्प्लिट कर दिया जाता है। यानी कि अगर किसी को 100 करोड़ वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो इसमें से कुछ हिस्सा उसे लोन फॉर्म की फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे 70 करोड़ से लोन की फॉर्म में मिल गया, और बाकी हिस्सा उसे
कैश क्रेडिट फैसिलिटी के द्वारा ही मिलेगा, जैसे 30 करोड़। यानी कि ना तो सारा उसे लोन की फॉर्म में मिलेगा और ना ही कैश क्रेडिट फैसिलिटी की फॉर्म में मिलेगा, मतलब उन्हें कंबाइन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैश क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंट होने की बजाय बैंक जो है वो वर्किंग कैपिटल लिमिट का एक कम पोर्शन जो है वो लोन कंपोनेंट की फॉर्म में भी जो बॉर्वर को देता है। गोल की बात करें, इसका गोल एक ही है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंप्रूव करना और लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना बॉर्वर और बैंक्स दोनों के लिए। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट अगर 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो वहां पर ये जो रूल है वो एप्लीकेबल होता है, और इस रूल के अकॉर्डिंग जो 80% टोटल वर्किंग कैपिटल लिमिट है, ठीक है, वो लोन कंपोनेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर 100 करोड़ है ना, तो इसका 80% कितना हो गया, 80% हो गया 80 करोड़। 80 करोड़, तो जो 80 करोड़ है ना, ये जो 80 करोड़ है ये कम से कम लोन कंपोनेंट होगा, यानी कि बैंक को कम से कम 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपए जो है लोन की फॉर्म में बॉर्बर को देने पड़ेंगे, और बाकी का जो 20 करोड़ है ना, जो बाकी का 20 करोड़ है वो कैश क्रेडिट फैसिलिटी के द्वारा जो है वो बॉर्बर ले सकता है बैंक से। ठीक है, 80 करोड़ लोन की फॉर्म है और बाकी का 20 करोड़ से कैश क्रेडिट फैसिलिटी के द्वारा जो है वो मिल जाएगा। अगर यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो बिलो 10 करोड़ है, तो इस केस में जो बैंक है वो बॉर्बर को एनकरेज करता है कि वो, ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल लोन है उसका एक स्पेसिफाइड पोर्शन जो है वो लोन के कंपोनेंट में ले, यानी लोन पोर्शन में ले, और बाकी का हिस्सा कैश क्रेडिट फैसिलिटी के फॉर्म में ले। और इसके लिए बैंक क्या करता है, नॉर्मली लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है लोन पोर्शन के ऊपर, ताकि बॉर्वर एनकरेज होकर जा सकता लोन ले। एक्सेप्शन की बात करें तो ये सीजनल और वोलेटाइल बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ये जो गाइडलाइंस लोन सिस्टम के ऊपर, इसको 2018 में भी आरबीआई ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो इसने क्रेडिट डिसिप्लिन को इम्प्रूव किया था, और ये बहुत बड़ी कंपनीज के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है, और इससे हम इंश्योर कर पाते हैं कि जो फंड्स है उसको एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज जो है वो किया जा रहा है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो बॉर्वर्स है जिनका जो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 1500 मिलियन यानी कि 150 करोड़ से अबव है, तो उसके ऊपर ये मेथड जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और इफेक्टिव डेट्स ऑन लोन कंपोनेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो जब 2019 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो मिनिमम लोन कंपोनेंट था 40%, पर जुलाई 2019 में इसे रिवाइज करके 60% कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1000 करोड़ का लोन ले रहे हो, ठीक है, तो इसका 60% मिनिमम लोन कंपोनेंट होगा, यानी कि 600 करोड़ लोन कंपोनेंट होगा, और बाकी का जो हिस्सा है 400 करोड़ वो कैश क्रेडिट फैसिलिटी के फॉर्म में जो है वो बॉर्वर को दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करें, मिनिमम लोन कंपोनेंट है 60% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल लिमिट, जिसके अंदर आपके टी ओ डी एस और एड हॉक लिमिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर कैश क्रेडिट फैसिलिटी, तो अदर रिमेनिंग 40% जो है वो कैश क्रेडिट फॉर्म में आपको जो है वो मिलेगा। एक्सक्लूजन की बात करें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट्स, चाहे वो प्री और पोस्ट शिपमेंट है, और इनलैंड सेल बिल्स जो है वो इनमें से एक्सक्लूडेड होते हैं, यानी कि इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर और बाकी अगर कमर्शियल पेपर में कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई है, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी लोन कंपोनेंट में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि देखो, एक पर्सन जब बैंक किसी बैंक के कमर्शियल पेपर को खरीदता है तो एक तरीके से वो बैंक को लोन ही दे रहा होता है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट उसने कमर्शियल पेपर में की होती है उसे इस कंपोनेंट के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता जाए, कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, तो फटाफट से मुझे बता दें कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर कंजोर्टियम लैंडिंग। ठीक है, तो देखो, अगर यहाँ पर मल्टीपल बैंक जो है वो सिंगल बॉर्वर को लोन देती है एक साथ मिलकर, तो वो कंजोर्टियम लैंडिंग होता है। ठीक है, जब कंजोर्टियम लैंडिंग होता है ना, तो ये जो 60% लोन कंपोनेंट है ये कलेक्टिवली जो है वो मेंटेन किया जाता है, यानी कि एक ए बी सी तीन बैंक है, 100 करोड़ का लोन यहाँ पर दे रहे हैं बी पर्सन को, एक्स पर्सन को, तो ये जो 60% का जो कंपोनेंट है वो तीनों बैंक मिलकर जो है मेंटेन करेंगे, यानी कि तीनों बैंक मिलकर मिनिमम 60 करोड़ रुपए जो है वो वर्किंग कैपिटल लोन के फॉर्म में एक्स पर्सन को जो है वो देंगे। ठीक है, अगर मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के अंदर बैंकों के अंदर आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, बॉर्वर इंडिपेंडेंटली बैंकों के पास जाकर लोन लेता है, तो उस केस में जो इंडिविजुअल्स बैंक है ना, उनको इंडिविजुअली ये जो 60% लोन रूल है उसे कंप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 60% जो लोन अमाउंट है मिनिमम वर्किंग कैपिटल लिमिट के अंदर वो मेंटेन करना जरूरी होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लोन टेन्योर एंड अमाउंट की। क्या है आपका यहाँ पर लोन टेन्योर एंड अमाउंट? लोन टेन्योर की बात करें कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको जो है वो लोन दिया गया है, तो बैंक और बॉर्बर आपस में बैठकर लोन का टेन्योर जो है फिक्स करते हैं, एग्रीमेंट पहले ही हुआ होता है। मिनिमम जो लोन टेन्योर है वो 7 डेज का है, और बैंक बेसिकली लोन्स को स्प्लिट कर देता है मल्टीपल ट्रांचेस में। मतलब कि वो एक बार में लोन की अमाउंट जो है वो बॉर्बर को नहीं देता है, बल्कि जैसे जैसे बॉर्बर को नीड पड़ती है पैसों की, उस हिसाब से उसे जो है वो लोन देता है। जैसे अगर एक होम लोन की बात करें, तो होम लोन के केस में अगर आप घर बनाए तो घर बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना, 6-7 महीने।
तो जैसे जैसे आपका घर कंप्लीट होगा ना, बैंक आपको जो है वो लोन देता जाएगा, ठीक है? एक बार में आपको रिपेमेंट नहीं करेगा, मतलब आपको एक बार में लोन नहीं देगा। उसके बाद है रिपेमेंट रिन्यूअल रोल ओवर ऑफ लोन कंपोनेंट। रिपेमेंट मेथड्स की बात करें तो आपके पास इंस्टॉलमेंट और बुलेट पेमेंट मेथड है। इंस्टॉलमेंट के अंदर आप रेगुलरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट के थ्रू अपने लोन को रिपे करते हो, जैसे कि ईएमआई हो गया, ठीक है? होम लोन की ईएमआई हो गई, व्हीकल लोन की ईएमआई होगी। और बुलेट रिपेमेंट के अंदर आप एक साथ ही बैंक को इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो है रिपे कर देते हो। जैसे आपने 5 लाख का लोन लिया तो 1 लाख का इंटरेस्ट बना, तो 3 साल के बाद आपने 6 लाख रुपए बैंक को जो है वो रिपे कर दिए, तो वो आपका बुलेट रिपेमेंट मेथड होगा, ठीक है? और जब इन मेथड्स का यूज किया जाएगा ना, तो वहां पर इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन की जो नॉर्म्स है उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अनड्रान कैश क्रेडिट लिमिट, ठीक है? तो जो आपके अनड्रान कैश क्रेडिट लिमिट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग क्या क्या यहाँ पे जो है वो गाइडेंस दी गई है। तो ये जो गाइडेंस है वो 1 अप्रैल 2019 से जो है वो इफेक्टिव है। तो यहाँ पर कुछ न्यू रिस्क वेटिंग गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं। वो क्या है? जो अनड्रान सी लिमिट्स है ना, लार्ज बोरोवर के केस में, उसको जब उसका रिस्क वेटिंग उसको की जाती है तो उसका जो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर होता है वो होता है 20%। और यहाँ पर ये जो 20% क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर है ना, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंसिलिबिलिटी होती है, यानी कि अगर सीसी लिमिट जो है वो कैंसिलेबल भी होती है, तब भी यहाँ पर 20% ही क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर कुछ सेबी की जो है वो गाइडेंस भी है, जिनको जो कि गाइडेंस लार्ज कॉर्पोरेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, और लार्ज कॉर्पोरेट्स को डेट रेजिंग करते वक्त इन गाइडेंस को फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सभी ने इन गाइडेंस को इसीलिए इशू किया था ताकि लार्ज कॉर्पोरेट्स को एनकरेज किया जाए कि वो लॉन्ग टर्म फंड्स को कैपिटल मार्केट के थ्रू जो है वो रेज करे। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 साल या उससे ज्यादा के लिए। और यहाँ पर डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दोनों का ही ट्रेड किया था, यानी कि दोनों ही इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इस मार्केट को रेगुलेट सेबी करता है, तो सेबी ने यहाँ पर रेगुलेशन बनाई है ताकि उसके हिसाब से जो लार्ज कॉर्पोरेट्स है वो कैपिटल मार्केट से लॉन्ग टर्म फंड्स रेज कर सके, ताकि कंपनीज की जो बैंक बोर्विंग्स है उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो सके। अब यहाँ पर कुछ की गाइडलाइंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, की गाइडलाइंस की बात करें जो कि 2021 और 22 के ऑनवर्ड जो है वो एप्लीकेबल जो है वो रहती है, वो है मिनिमम डेट सिक्योरिटीज इशुएंस। तो देखो, अगर मान के चलिए कि अगर किसी कंपनी को मैंने 100 करोड़ की लिमिट दी हुई है, ठीक है? मतलब 100 करोड़ पे क्या लोन लेने की लिमिट लगाई हुई है, 100 करोड़ के बाद अगर वो और लोन लेना चाहता है ना, तो जो भी इंक्रीमेंटल बॉर्विंग है उसका 25%, जैसे अगर उसे 50 करोड़ की यहाँ पर जरूरत है, तो 50 करोड़ का अगर हम 25% निकालें तो वो 12.5 करोड़ होगा, ठीक है? तो 12.5 करोड़ जो है वो जो कंपनी है वो डेट सिक्योरिटीज को इशू करके जो है वो रेज करेगी, जैसे कि डिवेंचर या फिर बॉन्ड। कंप्लायंस पीरियड की बात करें तो 3 इयर्स के लिए ब्लॉक है, 3 इयर्स का एक ब्लॉक है 2021, मतलब 2021 और 22 से 3 सालों तक ये जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आज का जो हमारा चैप्टर था 13 चैप्टर वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, वो यहाँ पर ओवर हो गया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर वर्किंग कैपिटल असेसमेंट को डिटेल में समझा। हमने समझा कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो एक बिजनेस को अपने डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल असेसमेंट क्या होती है? तो बैंक के पास जब हम वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक पहले असेस करता है कि इस कंपनी को या पर्सन को एक्चुअली में कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। फिर उसके लिए और इस चीज को जानने के लिए बैंक वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करता है, जिसके लिए वो बहुत सारे मेथड जो है वो यूज करता है, जिसके अंदर हमने पढ़े कैश बजट मेथड, ठीक है? उसके बाद आपने ऑपरेटिंग साइकिल मेथड भी पढ़ा, ठीक है? और फिर उस मेथड्स का यूज करके रिक्वायरमेंट जानता है, फिर उसके हिसाब से जो बॉर्बर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कैलकुलेट किया जाता है, फिर फाइनली जाकर बाकी का जो हिस्सा बचता है वो बैंक जो है वो लोन की फॉर्म में दे देता है, ठीक है? तो ये आज का हमारे यहाँ पर लेक्चर था, और इसी के साथ मैं बता दूं कि ये हमारे सीसीपी के लाइव सेशंस चल रहे हैं, जहां पर आप हम सीसीपी के फुल सिलेबस को कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको इन लाइव सेशंस को रेगुलर बेसिस पे जो है वो फॉलो करना है। और अगर आपने कोई प्रीवियस क्लास मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर उस क्लास को भी जरूर जो है वो देख लीजिएगा। काफी क्लासेस हो चुके हैं, लगभग 10 से 15 क्लासेस जो है वो हो चुकी है, तो उसको भी जाकर देख लेना ताकि आप हमारे साथ सिलेबस में साथ साथ आगे जो है वो बढ़ सको, ठीक है? इसके अलावा अगर आप सिस्टमेटिक वे में सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस,
जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इन वीडियोज़ के अंदर आपको सीसीपी का पूरा जो सिलेबस है वो मिल जाता है और वीडियोज़ की ड्यूरेशन भी काफ़ी कम होती है, ठीक है? साथ ही साथ सिलेबस को भी अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है? जैसे-जैसे चेंजेस होते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप ये जान पाते हो कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है, ठीक है? तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज़ है, वो ईज़िली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्ज़ाम्स मिल जाएगी। और अगर आप एप्पल यूज़र हो, तो वहाँ पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन आईबीएफ मिल जाएगी और इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो, तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज़ पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है, तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना, ताकि अपकमिंग लाइव क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। वैसे हम क्लासेस के जो लिंक हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रांस भेजते रहते हैं क्लास से पहले, ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन जो है वो कर लेना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसी और अमेजिंग क्लासेस हम आपके लिए लेकर जो है वो आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।